आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत अपघटन के बारे में। बिल्कुल सरल भाषा में, बिल्कुल आसान भाषा में आपको बताएंगे। बस आप बने रहें मेरे साथ। अगर किसी प्रकार के प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्वागत है दोस्तों आप सबका विद्याकुल क्लासेस विथ रोशन सर में। आज हम लोग क्लास 12th का केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर का वीडियो नंबर 5 देखेंगे। ऊपर लिखा हुआ है केमिस्ट्री क्लास 12th यूनिट 3 पार्ट 5। इसके पहले तीसरा चैप्टर का 4 पार्ट हमने दे दिया है, आप उसे देख लें, अच्छी तरह से कॉपी में नोट कर लें और हमारे साथ पढ़ते रहें। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत अपघटन के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? विद्युत अपघटन के बारे में, इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में। आखिर विद्युत अपघटन क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है? बिल्कुल सरल भाषा में, बिल्कुल आसान भाषा में आपको बताएंगे। बस आप बने रहें मेरे साथ। अगर किसी प्रकार के प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग जानते हैं कि NaCl जो है, NaCl को जब हम गर्म करेंगे, क्या करेंगे? गर्म करेंगे तो यह पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में होता है। ठीक है, इसी तरह से NaCl को अगर हम जल में मिलाएंगे तो Na जो होता है पॉजिटिव आयन और Cl जो है नेगेटिव आयन में होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि ये दोनों क्रियाएं क्या कहलाती है? ये दोनों क्रियाएं आयनन कहलाती है, आयनन कहलाती है। क्या कहलाती है? आयनन कहलाती है। यानी NaCl को जब रिएक्शन करेंगे, एक Na है और एक Cl है, सोडियम है और क्लोरीन है, ये दोनों को एक साथ रिएक्शन करेंगे तो आपको पता होगा कि सोडियम के अंतिम कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। और क्लोरीन के अंतिम कक्षक में 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो जब इनका रिएक्शन होगा तो सोडियम का जो एक इलेक्ट्रॉन है यह इसे दान कर देगा। तो जब यह दान कर देगा तो यह इलेक्ट्रॉन दाता बन जाएगा, यानी इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। और एक इलेक्ट्रॉन यह ले लेता है तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ग्राही, तो इसी वजह से इस पर माइनस चार्ज आ जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि सोडियम पर प्लस क्यों चार्ज होता है और क्लोरीन पर माइनस क्यों चार्ज होता है। ठीक है, अब देखिए, जब हम NaCl को रिएक्शन करते हैं, NaCl बनता कैसे है उसके बारे में बताते हैं। सोडियम क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो इस पर हम प्लस चार्ज लगा देंगे। ठीक है, और क्लोरीन को इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पर माइनस चार्ज होगा। ठीक है,
NaCl यह बन जाता है NaCl। क्या बन जाता है? NaCl। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सोडियम और क्लोरीन को रिएक्शन करवा करके ये दोनों को जोड़ दिया। क्या कर दिया? जोड़ दिया। बस इस बात को अगर आप समझ गए तो आप विद्युत अपघटन को भी आसानी से समझ जाइएगा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। इस पर प्लस चार्ज क्यों आया अभी बताएं। ये इलेक्ट्रॉन दाता होता है तो यहाँ पे हम प्लस चार्ज लगा दिए, और यह एक इलेक्ट्रॉन लिया, इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है तो इस पर माइनस चार्ज हो गया। रिएक्शन करके बन गया सोडियम क्लोराइड, NaCl बन गया। अब देखिए ये जो सोडियम क्लोराइड बना NaCl, क्या बना? NaCl। अब हमको क्या करना है कि इसको तोड़ना है। क्या करना है? तोड़ देना है। सोडियम को अलग निकाल देना है और क्लोरीन को अलग निकाल देना है, यानी विघटित कर देना है। तो विघटित कैसे होगा? तो विघटित होगा सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित कर देंगे तो सोडियम अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा, अर्थात टूट जाएगा, यानी विघटित हो जाएगा। इसी क्रिया को हम क्या कहेंगे? विद्युत अपघटन कहते हैं, अर्थात इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। समझ में आ गया? देखिए विद्युत अपघटन, विद्युत धारा के द्वारा किसी विद्युत अपघट्य को विघटित कर देने की क्रिया विद्युत अपघटन कहलाता है। कोई भी विद्युत अपघट्य का विलयन हो, अगर उसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित कर देंगे तो वह विघटित हो जाएगा और वही क्रिया क्या कहलाएगा? विद्युत अपघटन कहलाएगा। अब देखिए यह क्रिया होती कैसी है, तो इस क्रिया विधि के बारे में हम जानेंगे कि आखिर विद्युत अपघटन की क्रिया विधि क्या है, कैसे हम NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, कैसे वह विघटित होगा। यह सारी क्रियाओं को हम एक क्रिया विधि के थ्रू जानेंगे। तो सबसे पहले मेरा जो सवाल था कि विद्युत अपघटन क्या है, तो विद्युत अपघटन आपको क्लियर हो गया होगा कि NaCl के जलीय विलयन में या कोई भी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में हम विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं तो वह विघटित हो जाता है। यह क्रिया विद्युत अपघटन कहलाता है। ठीक है। अब देखिए एक बात और ध्यान रखना है कि विद्युत अपघटन की क्रिया विद्युत अपघटनी सेल में होती है। हमने क्या कहा? विद्युत अपघटन की जो क्रिया होती है वह विद्युत अपघटनी सेल में होती है। अब आपके दिमाग में एक खतरनाक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर विद्युत अपघटनी सेल क्या है। तो देखिए जब हम क्रिया विधि को बताएंगे तो उसमें आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि आखिर विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है। ठीक है। तो पहला हमने क्या बताया कि विद्युत अपघटन की क्रिया किस में होती है, तो विद्युत अपघटनी सेल में होती है। ठीक है। दूसरा बात, विद्युत अपघटन की क्रिया में विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। क्या हमने कहा? विद्युत अपघटन की क्रिया में विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है। तो आइए ये दोनों पॉइंट को हम लिख देते हैं। ठीक है। चलिए, विद्युत अपघटन की क्रिया, विद्युत अपघटन की क्रिया विद्युत अपघटनी सेल में होती है। विद्युत अपघटन की क्रिया किस में होती है? विद्युत अपघटनी सेल में। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होती है। ठीक है। चलिए दूसरा बात क्या बताया? इस क्रिया में
इस क्रिया में विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए और आगे हम आपको बताते हैं कि विद्युत अपघटन की क्रियाविधि किस प्रकार होता है, आखिर किस प्रकार हम विद्युत अपघट्य के विलयन को हम विघटित करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे आप इतना नोट कीजिए। नोट कर लिए? चलिए अब उसकी क्रियाविधि के बारे में जानेंगे। देखिए, एक सबसे पहले हम बीकर लेते हैं। क्या लेते हैं? बीकर लेते हैं। ये मैंने एक बीकर ले लिया। ठीक है, और इस बीकर में हम NaCl का जलीय विलयन लेंगे। क्या लेंगे? NaCl का जलीय विलयन। ठीक है, समझ में आ रहा? ये कोई बीकर ले लिए और इस बीकर में NaCl का जलीय विलयन ले लिए, और आपको पता है कि NaCl Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन होता है। अब मान लिया जाए यहाँ तक हमने ले लिया NaCl का जलीय विलयन। ठीक है, और इसमें हम 2 इलेक्ट्रोड को डुबाएंगे। क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रोड को डुबाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें NaCl को विघटित करना है। NaCl नहीं, कोई भी आप पदार्थ ले सकते हैं जो विद्युत अपघट्य होना चाहिए। ठीक है, तो हम NaCl इस बीकर में ले लिए, NaCl का जलीय विलयन, और इसमें हम 2 उपयुक्त इलेक्ट्रोड लेंगे। तो चलिए एक इलेक्ट्रोड ले लेते हैं इधर, और एक इलेक्ट्रोड ले लेते हैं इधर। चलिए, ठीक है, आपको पता है NaCl का जलीय विलयन कैसे होगा? Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव में। ठीक है, क्योंकि NaCl जब जल में घुलता है तो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में टूटता है। यह बात हमने पहले बता दिया है। तो देखिए, हम लोग विधि के बारे में समझ रहे हैं। एक बीकर लिए, इस बीकर में 2 उपयुक्त इलेक्ट्रोड लिया और एक बैटरी लेंगे। क्या लेंगे? बैटरी ले लीजिए या सेल ले लीजिए, तभी तो हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, और जब इसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा? यह टूट जाएगा। NaCl क्या होगा? टूटेगा, यानी विघटित होगा। एक ले लेंगे हम बैटरी। चलिए, एक ले लिए बैटरी, इसका धन सिरा जो है इस इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर देंगे, और इसका ऋण सिरा जो है इस इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये जो हमारा होगा एनोड होगा। क्या होगा? एनोड होगा, और यह जो होगा माइनस वाला जो इलेक्ट्रोड होगा यह कैथोड होगा। क्या होगा? कैथोड होगा। देखिए, इस इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलेंगे? एनोड बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इस पर प्लस चार्ज है, और इस इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलेंगे? कैथोड, क्योंकि माइनस चार्ज है, क्योंकि माइनस से जुड़ा हुआ है और यह प्लस से जुड़ा हुआ है। बस एक बात आपको ख्याल रखना है, हर चीज़ में ऐसा नहीं होता है कि हम प्लस चार्ज वाले को एनोड बोल देंगे और माइनस चार्ज वाले को कैथोड बोलेंगे। ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, सिर्फ विद्युत अपघटनी सेल में, हमने क्या कहा?
सिर्फ विद्युत अपघटनी सेल में प्लस चार्ज वाला को एनोड बोलते हैं और माइनस चार्ज वाला को कैथोड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसकी चर्चा हम आगे करेंगे कि आखिर इसको एनोड क्यों कहते हैं और इसको कैथोड क्यों कहते हैं। बस ये आपको याद रखना है कि सिर्फ विद्युत अपघटनी सेल में जो प्लस सिरा से जुड़ा हुआ रहेगा इलेक्ट्रोड उसको एनोड बोलेंगे और जो माइनस सिरा से जुड़ा हुआ रहेगा उसको हम कैथोड बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ विधि की बात कर लेते हैं। अब होगा क्या बाबू, देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन, अच्छा सबसे पहले कि इलेक्ट्रॉन कैसे प्रवाहित होगा, तो इलेक्ट्रॉन माइनस सिरा से निकल करके ऐसे जाएगा प्लस की ओर, समझ में आ रहा है। यानी इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होगी वह इस तरह से होगा, माइनस सिरा से, इलेक्ट्रॉन की दिशा माइनस सिरा से। अगर हम इसमें धारा की बात करें तो धारा की जो दिशा होगी जस्ट इसका अपोजिट, यानी धारा प्लस से गुजरेगा, प्लस से जाएगा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, तो इस तरह से। और जो इलेक्ट्रॉन की दिशा होगा वह माइनस से, धारा की दिशा प्लस से। ठीक है, अब देखिए ये प्लस सिरा से जुड़ा हुआ है, इस पर ये इलेक्ट्रोड पर क्या होगा, प्लस होगा, बहुत सारे प्लस होंगे, बहुत सारे प्लस होंगे। और ये माइनस सिरा से जुड़ा हुआ होगा तो इस इलेक्ट्रोड पर बहुत सारे माइनस होंगे, क्या होंगे, माइनस होंगे। अब हम इस सेल के द्वारा इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तो आपको पता होगा कि जो ये सोडियम है यह माइनस की ओर गति करेगा, किसकी ओर गति करेगा, माइनस की ओर गति करेगा। और जो यह क्लोरीन है, क्लोरीन गति करेगा प्लस की ओर गति करेगा। ठीक है, अब देखिए जब हम इस विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, यह विघटित होगा अर्थात टूटेगा। किस तरह टूटेगा, देखिए ये जो सोडियम है प्लस चार्ज है अर्थात इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। और इसमें माइनस चार्ज है अर्थात एक इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा है। ठीक है, देखिए ये जो प्लस चार्ज है अब एक इलेक्ट्रॉन कमी है तो यह जाएगा माइनस वाले पर, कहाँ जाएगा, माइनस वाला इलेक्ट्रोड पर जाएगा। और यहाँ जा कर के एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, क्या कर लेगा, ले लेगा। यानी सोडियम जो है कैथोड पर जा कर के जम जाएगा, यानी जम जाएगा। और जो यह क्लोरीन है यह क्लोरीन कहाँ जाएगा, एनोड पर जाएगा। इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो यह क्लोरीन जो है प्लस में जा कर के एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। यही क्रिया विद्युत अपघटन की क्रिया कहलाती है। समझ में आया बात के। अब आपको एक सवाल उठ रहा होगा कि सर ये Na प्लस है तो प्लस है, क्या इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, और क्लोरीन जो इसमें माइनस है का इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो हाँ ज़्यादा है। आप स्टार्टिंग वीडियो देखिए, उसमें हम बता दिए हैं कि यह प्लस चार्ज कब होता है, जब यह एक इलेक्ट्रॉन को दान दे देता है। तब दान दे देता है तब इस पर प्लस चार्ज लग गया, तब प्लस चार्ज लगा तब बाबू एक इलेक्ट्रॉन तो इसको घाटा, तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया। अब देखिए जो क्लोरीन पर माइनस चार्ज कब लगा, जब यह एक इलेक्ट्रॉन लिया, एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इसमें तो एक इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गया, बढ़ा कि नहीं बढ़ा। इसीलिए हम बोले कि इस पर प्लस चार्ज अर्थात एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो कमी है तो यह जहाँ इसको चाहिए वहाँ जाएगा, यह माइनस वाला की ओर जाएगा, यानी कैथोड पर जाएगा और यहाँ जम जाएगा। ठीक है, और जो क्लोरीन है इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, यह एनोड पर जाएगा, बोलेगा कि भैया हमको पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, आप ले लो, है ना। तो यही क्रिया क्या कहलाता है, विद्युत अपघटन की क्रिया कहलाता है। तो आइए इसको हम और अच्छे तरह से देख लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है विधि यानी क्रिया विधि। लिखा हुआ कि जब किसी विद्युत अपघट्य जैसे NaCl, हमने यहाँ किसका उदाहरण लिया था, NaCl का। आप कोई भी विद्युत अपघट्य ले सकते हैं, जैसे CaCl2 है ना, H2SO4, बहुत सारे विद्युत अपघट्य हैं।
जब किसी विद्युत अपघट जैसे NaCl के जलीय विलयन को NaCl का इस बीकर में जलीय विलयन है, जलीय विलयन को किसी बर्तन में भरकर उसमें उपयुक्त इलेक्ट्रोड को, इसमें देखिए 2 इलेक्ट्रोड लिए थे, उपयुक्त इलेक्ट्रोड को डुबाया जाता है। क्या किए थे? डुबा दिए थे, डुबाया जाता है तथा सेल या बैटरी के द्वारा, देखिए ये क्या है? सेल या बैटरी के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो बर्तन, ये पूरा क्या है? बर्तन या विद्युत अपघटनी सेल। अब समझ में आया कि विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है? इस पूरे को हम कहेंगे विद्युत अपघटनी सेल। इसमें एक बीकर है, इलेक्ट्रोड है, बैटरी है, एनोड है, कैथोड है, इस पूरे श्रेणी को हम क्या कहेंगे? विद्युत अपघटनी सेल। तो विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो बर्तन या विद्युत अपघटनी सेल में निम्न क्रियाएं होती हैं। अब क्रियाएं क्या होती है? देखिए सोडियम जो है कैथोड पर जाएगा और क्लोरीन जो है एनोड पर जाएगा। तो क्या होगा? विघटित हो जाएगा, अर्थात टूट जाएगा। इसी को हम कहते हैं विद्युत अपघटन की क्रिया। ठीक है, तो चलिए निम्न क्रियाएं क्या क्या होगी लिख देते हैं। अच्छा एक बात और, अगर आपको लिखना है तो लिख दीजिएगा, ये जो है सेल है या बैटरी लिख दीजिए, बैटरी है ना, और ये पूरे को हम कहेंगे विद्युत अपघटनी सेल। क्या बोलेंगे? विद्युत अपघटनी सेल। ठीक है, चलिए अब कौन सी क्रियाएं होती है? तो सबसे पहले हम NaCl लिए थे, तो आपको पता है NaCl कैसा होता है? सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन निगेटिव, सोडियम पॉजिटिव आयन में और क्लोरीन निगेटिव आयन में। तो इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित किए तो सबसे पहले हम देखेंगे कैथोड पर। किस पर? कैथोड पर। कैथोड क्या है? कैथोड है माइनस, यानी माइनस पर। ठीक है, तो कैथोड पर क्या होगा? इसका विद्युत अपघटन NaCl का। देखिए सोडियम है, Na+ सोडियम है, और क्या हुआ? यहाँ जा कर के एक इलेक्ट्रॉन की इसमें कमी हो रही है, तो यहाँ जा कर के एक इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, यानी पूरा कर लेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ जाएगा, है ना। तो जुड़ जाएगा तो यह क्या बना लेगा? यह बना लेगा सोडियम। क्या बना लेगा? सोडियम बना लेगा। क्या बना लेगा? सोडियम बना लेगा। ठीक है, कैथोड पर। तो सोडियम बना, यानी पहले की जैसा हो गया सोडियम, तो यह क्या हो गया? धातु हो गया। ठीक है, अब इस पर प्लस चार्ज नहीं रहा। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इस सोडियम धातु बन गया। इसी तरह से हम एनोड पर देख लेते हैं। किस पर देख लेते हैं? एनोड पर। एनोड पर यानी प्लस पर। अब प्लस पर इसका क्रिया क्या होगा? देखिए ये क्लोरीन है, क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो यह कहाँ जाएगा? एनोड पर जाएगा। बोलेगा भैया एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास ज़्यादा है, आप ले लो, और यहाँ से निकल जाएगा, है ना। और यहाँ से सोडियम इस पर जा कर के जुड़ जाएगा, यहाँ पे जम जाएगा, परत बना लेगा। लेकिन यहाँ पे क्लोरीन देगा तो ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, अर्थात गैस बन करके यहाँ से उड़ना प्रारंभ कर देगा। ठीक है, देखिए तो कैथोड पर क्लोरीन गया तो क्या कहा कि एक इलेक्ट्रॉन हमसे ले लो, यानी ये क्लोरीन में से माइनस एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो यह बन जाता है मुक्त क्लोरीन बन जाता है मुक्त क्लोरीन बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल बोलते हैं। अब बताइए कि एक क्लोरीन जो है मुक्त बनता है तो दूसरे क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके Cl2 बना लेता है। क्या बना लेता है? Cl2 बना करके वह उड़ने लगता है, गैस बन करके क्या होने लगता है? उड़ने लगता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन के साथ मिल करके Cl2 बना देता है और Cl2 क्लोरीन जो है यहाँ से उड़ने लगता है। ठीक है, तो यही था पूरा सारा का सारा विद्युत अपघटन की क्रिया, विद्युत अपघटन।
आई होप आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी प्रकार के दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इतना आप नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं कि आखिर एनोड कब होता है और कैथोड कब होता है। कुछ स्टूडेंट्स का बहुत कन्फ्यूजन होता रहता है कि हम एनोड किसको बोलेंगे, कैथोड किसको बोलेंगे, है ना। तो यहाँ तो हम इसके पहले अभी बताएं कि सिर्फ विद्युत अपघटनी सेल में जो धन सिरा से जुड़ा हुआ रहेगा इलेक्ट्रोड वह एनोड होता है, और जो इलेक्ट्रोड ऋण सिरा से जुड़ा हुआ रहेगा वह कैथोड होता है। तो यहाँ तक तो क्लियर है, लेकिन और कहीं बात किया जाए एनोड और कैथोड की तो वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो आइए उस कन्फ्यूजन को हम दूर कर देते हैं, ठीक है। उसके पहले हमें ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में जानना ज़रूरी है, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में जानना ज़रूरी है। देखिए, अगर ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में जान गए तो आप एनोड और कैथोड कौन होता है वह भी पहचान जाइएगा, ठीक है। देखिए, ऑक्सीकरण और अपचयन का परिभाषा आपने छोटी क्लास में पढ़ी होगी। यहाँ पे हम विद्युत अपघटन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन के बेस पर उसका परिभाषा देते हैं, ठीक है। ऑक्सीकरण क्या होता है, कहता है कि किसी पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन निकलना, ठीक है। अगर कोई पदार्थ है, उस पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो वह क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। किसी पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण कहलाता है, लिख देते हैं, कहलाता है, ठीक है। अपचयन की बात हम करें तो किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। देखिए, दोनों में डिफरेंट यही है कि ऑक्सीकरण में क्या होता है, पदार्थों में से इलेक्ट्रॉन निकलता है। अपचयन में क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन जुटता है। दोनों है सेम ही, बस दोनों भाई हैं, एगो रामन की तरह एक भविष्य की तरह, है ना। एक निकालता है और दूसरा जोड़ता है। तो यह क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। अपचयन कहलाता है। तो ऑक्सीकरण और अपचयन समझ गए, नहीं समझे आपको समझ में आ जाएगा, देखते रहिए बस। हमने क्या कहा, किसी पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसको हम ऑक्सीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण। अगर किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जुटता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अपचयन बोलेंगे, ठीक है। बस ये ही दोनों के बेस पर हम कैथोड और एनोड को पहचानेंगे। देखिए, एनोड कहता है कि जिस इलेक्ट्रोड पर, यानी एनोड कैसे हम कब हम एनोड बोलेंगे, ठीक है। जिस इलेक्ट्रोड पर, यानी किस इलेक्ट्रोड को हम एनोड बोलेंगे, किस इलेक्ट्रोड को हम कैथोड बोलेंगे। जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है। अब बताइए कि जिस इलेक्ट्रोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, अर्थात पदार्थों में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। पदार्थों में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है। दूसरी बात, कैथोड कब होता है, कैथोड होता है जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है। जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है अर्थात पदार्थों में इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं, ठीक है। तो आइए इसको हम देखते हैं और अच्छे तरह से। इसके पहले हमें NaCl का जलीय विलयन लिया था, तो देखिए बस वही हम तरीका अपनाते हैं। ये कोई आपका जलीय विलयन है, ये कोई बीकर है और इसमें हम NaCl का जलीय विलयन डाल देंगे। यहाँ तक NaCl का जलीय विलयन डाल देंगे और इसमें एक इलेक्ट्रोड ले लेते हैं और इसमें एक इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, ठीक है।
डुबा दिए इस जलीय विलयन में इलेक्ट्रोड, है ना, और एक बैटरी ले लिए। ऋण सिरा को इस इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर देंगे और धन सिरा को इस इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर देंगे। यह पॉजिटिव सिरा है, धन सिरा है, और यह नेगेटिव सिरा है, ऋण सिरा है। अब यह किसका विलयन है? NaCl का। तो NaCl का विलयन है तो Na प्लस और Cl माइनस। ठीक है, सोडियम जो है किस ओर जाएगा? माइनस की ओर, क्योंकि यह माइनस सिरा से जुड़ा हुआ है। इस इलेक्ट्रोड पर बहुत सारा माइनस होंगे और इस इलेक्ट्रोड पर प्लस होगा। क्यों? क्योंकि यह इलेक्ट्रोड प्लस सिरा से जुड़ा हुआ है। सोडियम किस ओर गति करेगा? सोडियम गति करेगा माइनस इलेक्ट्रोड की ओर। ठीक है, और क्लोरीन किस ओर भागेगा? तो क्लोरीन भागेगा प्लस इलेक्ट्रोड की ओर। ठीक है, अब देखिए इसमें जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जा कर के लेगा। क्या करेगा? लेगा। एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? यहाँ लेगा। तो लेगा तब बताइए यहाँ जा कर के ये जुड़ेगा। क्या होगा? जुड़ेगा। तो बताइए जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है अर्थात पदार्थों में इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं, यहाँ सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस इलेक्ट्रोड पर जाकर के एक इलेक्ट्रॉन लेगा अर्थात जुड़ेगा, तो इसका तो अपचयन होगा। तो अपचयन होगा तो इसीलिए हम इसको बोले थे कैथोड। क्या बोले थे? कैथोड। अब देखिए यहाँ क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ये जाकर के इस इलेक्ट्रोड को एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो बताइए कि इस पदार्थ में से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो निकल रहा है तो क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका मतलब यह क्या है? एनोड है। क्या है? एनोड है। अब समझ में आया कि एनोड कब बोलेंगे और कैथोड कब बोलेंगे। अगर अपचयन होगा तो कैथोड बोलेंगे, ऑक्सीकरण होगा तो एनोड बोलेंगे। ठीक है, अगर ऑक्सीकरण अपचयन से नहीं समझ में आता है तो लिखेंगे पदार्थों में से अगर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो एनोड होगा, पदार्थों में से अगर इलेक्ट्रॉन जुटते हैं तो कैथोड होगा। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब इसके उपयोग के बारे में जानते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं विद्युत अपघटन की क्रिया में बनने वाले उत्पाद निम्न कारकों पर निर्भर करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि विद्युत अपघटन की क्रिया से जो उत्पाद यानी जो प्रतिफल बनता है वह उत्पाद जो होता है किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला कारक है विद्युत अपघट्य की प्रकृति, यानी विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर निर्भर करेगा। ठीक है, दूसरा विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर निर्भर करेगा। तीसरा प्रवाहित आवेश या घनत्व की दिशा पर निर्भर करेगा। ठीक है, चौथा इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर निर्भर करेगा। यानी यह चार कारकों पर निर्भर करता है। विद्युत अपघट्य से जो प्रतिफल प्राप्त होते हैं वह इन्हीं चार कारकों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो आप इतना नोट कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं इसका उपयोग। चलिए अब देख लेते हैं विद्युत अपघटन के उपयोग का। आखिर हम विद्युत अपघटन की क्रिया के द्वारा कहाँ कहाँ किस चीज़ में हम उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला है धातुओं का संक्षारण से बचाव करने में। अगर किसी धातु को आप चाहते हैं कि वह संक्षारण ना हो तो आप उसे विद्युत अपघटन कर दें। अब आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि संक्षारण क्या होता है। ठीक है, तो देखिए संक्षारण के बारे में आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे कि जब धातु हवा और पानी के संपर्क में आता है तो वह धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। यही क्रिया क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है लोहे में जंग लगना। अब समझ में आ गया।
लोहा को आप वायुमंडल में छोड़ दीजिए, हवा और पानी के संपर्क में आएगा, वह जंग लग जाएगा, तो वह संक्षारित हो गया, है ना, संक्षारण हो गया। तो हम उसको जंग लगाने से बचा सकते हैं, यानी संक्षारण से बचा सकते हैं विद्युत अपघटन की क्रिया करके। कैसे बचा सकते हैं? देखिए क्या करेंगे कि एक बीकर लेंगे और इस बीकर में हम CuSO4 का विलयन ले लेंगे, ठीक है। और एक जिसको हमको संक्षारण से बचाना है, यानी लोहा को, वह लोहा को हम माइनस सिरा से जोड़ देंगे, ठीक है। और एक इलेक्ट्रोड कोई भी ले लीजिए, तो क्या होगा, CuSO4 जो है जाकर के कैथोड पर जम जाएगा, तो जम जाएगा तो उस पर लेप लग जाएगा। तो जब लेप लग जाएगा तो बताइए कि संक्षारण से बच गया कि नहीं बचा। तो इसका उपयोग हम कर सकते हैं। दूसरा उपयोग है जल के विद्युत अपघटन से H2 गैस के निर्माण में। जल का जब हम विद्युत अपघटन करेंगे तो वहाँ से हम हाइड्रोजन गैस निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? हाइड्रोजन गैस। कैसे? देखिए किसका हम विद्युत अपघटन कर रहे हैं? जल का। तो H2O का हम क्या करेंगे? विद्युत अपघटन करेंगे। तो H2O क्या होता है? H प्लस होता है और OH माइनस होता है, ठीक है। और इसका अपघटन करेंगे तो यह कैथोड पर हो जाएगा। कैथोड पर क्या होगा? कैथोड पर हो जाएगा H प्लस। अच्छा H प्लस है यानी इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो यह तो कैथोड पर जाएगा। तो कैथोड पर जा कर के एक इलेक्ट्रॉन जुटेगा, तो जुटने से मुक्त इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल बन जाएगा, ठीक है। तो मुक्त हाइड्रोजन जब बनेगा तो एक मुक्त हाइड्रोजन दूसरे मुक्त हाइड्रोजन से रिएक्शन करके H2 गैस का निर्माण करेगा। और H2 गैस का निर्माण करेगा, फिर क्या होगा? वह कैथोड पर उड़ने लगेगा। तो हम H2O का यहाँ पे क्या किए? विद्युत अपघटन किए, तो हमें H2 यानी हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुआ, ठीक है। तो दूसरा उपयोग भी आप समझ गए। तीसरा उपयोग है भारी जल D2O के निर्माण में। भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O होता है। तो हमें D2O के निर्माण में, देखिए कोई भी नॉर्मल जल में भारी जल की मात्रा होती है, तो हम भारी जल के निर्माण में भी हम विद्युत अपघटन का उपयोग कर सकते हैं। चौथा है विद्युत लेपन में। विद्युत लेपन में जैसे हम बताएं कि संक्षारण से बचाव करने में, तो संक्षारण से बचाव कैसे होता है? मतलब कोई भी पदार्थ को जिसे हमें बचाना है उस पर जाकर के लेपित हो जाता है, जम जाता है कैथोड पर। तो जम जाता है तो एक प्रकार का लेप लग गया। जैसे कहने का मतलब है कि आप चांदी का कोई गहना ले लीजिए और उस पर सोना के पानी चढ़ा दीजिए। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो पानी चढ़ा दीजिए मतलब उस चांदी का जो गहना है उस पर हम लेपन कर दिए, है ना। तो हम विद्युत लेपन में इसका उपयोग करेंगे। नेक्स्ट है कम क्रियाशील धातु जैसे Ag, Pb, Cu के शोधन में, यानी इन सब पदार्थों के शोधन में हम विद्युत अपघटन का उपयोग कर सकते हैं। तो ये 5 तरह के चीज़ों में हम विद्युत अपघटन का उपयोग कर सकते हैं। आप इसे नोट कीजिए। आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।